नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे बायोलॉजी का यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन के लिए। तो अभी तक जितने भी हमने इसके लेक्चर्स कवर किए हुए हैं, जो कि आपका क्वेश्चन सीरीज और साथ में जो हमने कुछ टॉपिक्स भी कवर किए हुए थे, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको जो है सारे वीडियो के जो लिंक है आपको मिल जाएंगे। और आगे भी देखिए क्वेश्चन सीरीज आपका इसी तरीके से चलता रहेगा, जो भी प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फूड मैन्युफैक्चर इन द ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम दी। तो देखिए जो फूड मैन्युफैक्चर करने के लिए ग्रीन प्लांट्स के द्वारा जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कहाँ से आती है। तो ये देखिए सनलाइट से आती है ये, यानी कि सूर्य की जो प्रकाश रहती है, तो उसी के प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं तो वो फूड का मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होती है इसके अंदर में, तो वो आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट समझना है। उसके थ्रू जो है क्वेश्चन आप लोग किसी भी टाइप से आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग बता सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जितने भी ग्रीन प्लांट जो होते हैं, तो ये अपना जो है खुद का भोजन तैयार करते हैं, यानी कि अपना खुद का ही फूड तैयार करते हैं। तो इसमें देखिए सनलाइट की जो है मेजर रोल इंपॉर्टेंट रोल होती है, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। जब सनलाइट सनलाइट जब रहती है तो उस समय देखिए जो लीव्स जो रहते हैं, तो इसके जो स्टोमेटा रहते हैं तो वो ओपन हो जाते हैं जैसे सनलाइट इसके ऊपर में पड़ती है। तो अब उसके बाद देखिए एटमॉस्फेयर के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट है, और उसके साथ में जो वाटर है जो कि रूट में प्रेजेंट रहती है, यानी जो सॉइल रहती है उसमें प्रेजेंट रहती है। तो इसमें ये दो रॉ मटेरियल्स रिक्वायरमेंट होती है फूड प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होता है आपका, जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है, तो यहाँ पे जो है ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो शुगर एक टाइप का आपका है ये, जिसकी फॉर्मूला होती है C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन का रिलीज होता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, उसमें जो है ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, जिसमें कि जो मेन इसके जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एटमोसफेयर में इजिली अवेलेबल है, और वाटर है तो ये सॉइल में इजिली अवेलेबल रहती है। और जब लाइट पड़ती है तो उसके थ्रू जो है फिर जो शुगर का फॉर्मेशन होता है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो कि सारे इंपॉर्टेंट जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं तो उनके लिए एक असेंशियल कंपोनेंट होती है। तो ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, जिसमें कि जो है प्रोडक्शन होती है ग्लूकोज का। अब यहाँ पे देखिए जैसे जो फूड फूड बनाने का जो मेन काम होता है तो वो लीव्स की होती है, जो प्लांट के जो लीव्स होते हैं तो वो जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। तो प्लांट में जो जो लीव्स होते हैं तो इनको बोला जाता है फूड फैक्ट्री बोला जाता है प्लांट का, क्योंकि इसी के अंदर में जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट रहती है, जो कि सनलाइट को ये ऑब्जर्व करते हैं। अब देखिए जो लिप्स जो रहते हैं यहाँ पे, तो ये CO2 को एब्जर्व करते हैं डे टाइम के समय में, यानी कि दिन के समय में जो है स्टोमेटा जो रहती है लिप्स के अंदर में तो वो ओपन रहती है, और साथ साथ में जो सॉइल के थ्रू जो है ये वाटर को ऑब्जर्व करते हैं जो प्लांट रहते हैं। तो इसमें देखिए कुछ इसके टिश्यू होते हैं, जो कि हम उसको जाइलम बोलते हैं, तो ये जो है वाटर ट्रांसपोर्ट का ये काम करते हैं। अब इसके साथ में देखिए जब फूड का जब निर्माण हो जाता है यहाँ पे, तो अब उसके बाद जो है पूरे जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के, तो वहाँ पे हर एक जगह पे ट्रांसफ़र हो जाती है। अब इसमें मेन रॉ मटेरियल्स आपका जैसे रिक्वायरमेंट के लिए, तो जैसे मैंने आपको बता दिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपका हो गया। तो इसी के प्रोसेस के थ्रू जो है आपका यहाँ पे लीफ जो है अपना फूड तैयार करती है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। अब देखिए डे टाइम में स्टोमाटा आपका ओपन रहता है, CO2 एंटर कर जाती है, लेकिन यही जब नाइट का जब समय होता है, रात के समय जब होती है, तो उस समय जो स्टोमेटा होती है लिप्स का, तो वो क्लोज हो जाती है। तो इस कारण से CO2 एंटर नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे देखिए जब फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होती है, तो इसमें जो प्राइमरी प्रोडक्ट बनती है तो वो है कार्बोहाइड्रेट, जो कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे देखिए जो रिएक्शन होती है तो वो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है एक रेडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्योंकि इसके अंदर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होती है एक साथ में। और जब फोटोलिसिस होती है वाटर का, तो उससे O2 रिलीज होती है, यानी कि ऑक्सीजन रिलीज होती है, और नाइट टाइम में जो स्टोमेटा रहती है तो वो क्लोज हो जाती है, जिसके चलते CO2 जो है इंटर नहीं कर पाएगी। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए लाइट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि सनलाइट जो है तो वो इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है, उसी के थ्रू जो है स्टोमेटा ओपन होती है। तो यहाँ पे देखिए जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है आपका, तो ये जैसे लाइट तो एसेंशियल तो है ही, तो नेचुरल लाइट आपका जैसे सनलाइट हो गया, लेकिन इसके लिए अगर आप जैसे आर्टिफिशियल लाइट का भी अगर व्यवस्था किया जाए तो उससे भी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो हो जाती है। तो ये नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट दोनों से जो है ये पॉसिबल हो सकती है फोटोसिंथेसिस का। लेकिन जो आर्टिफिशियल लाइट आपका या फिर नेचुरल लाइट है तो विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट का होना चाहिए, तभी जो है ये हो सकता है आपका।
अब यहाँ पे देखिए, जैसे जो फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होती है तो इसके अंदर में जो है सोलर एनर्जी का मात्र केवल 1% से भी या फिर उससे भी कम जो है केवल एनर्जी जो है यहाँ पे यूटिलाइज होती है। और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जैसे नेचुरल लाइट में तो होती है सनलाइट के, लेकिन ये आर्टिफिशियल लाइट में भी होती है। आर्टिफिशियल लाइट आपका जैसे हम बाहर से कोई इंतजाम करा दिए, तो उस केस में भी जो कुछ ऐसा लाइट जो कलर्स होते हैं कंपोनेंट का जो कि है जो और रंग होते हैं इसके कलर के, तो उसमें जब से ज़्यादा जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है फोटोसिंथेसिस का कराने के लिए, तो उसमें रेड कलर का सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होगा आपका, तो वो मैक्सिमम रेड कलर में होती है, यानी कि रेड लाइट के प्रेजेंस में होगी। और वहीं पे जो है उसके बाद फिर ब्लू लाइट में, और फिर येलो में, और मिनिमम होती है ग्रीन लाइट में। यानी कि ग्रीन लाइट अगर मान लीजिए रूम में अगर है, तो वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा तो बहुत ही कम होगा, बहुत ही मिनिमम होगा। सबसे ज़्यादा अधिकतर किस केस में होगा, तो रेड लाइट के अंदर में प्रेजेंस में होती है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। अब देखिए, जो प्रोडक्टिविटी एक टर्म आपका आता है यहाँ पे। प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब होता है कि जो कम एरिया में लेकिन ज़्यादा प्रोडक्शन होना है एनर्जी का। और एक होता है आपका कि लार्जर एरिया में प्रोडक्टिविटी जैसे प्रोडक्शन करना, और वही सेम क्वांटिटी का। तो एरिया यहाँ पे मैटर करता है आपको प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, यानी कि कम एरिया में ही या फिर कम जगह में ही अगर हम लोग ज़्यादा उपज कर लेते हैं हम लोग, या ज़्यादा प्रोडक्शन करा लेते हैं हम लोग एज कम्पेरिजन टू लार्जर एरिया में, तो प्रोडक्टिविटी जो है आपका वो शो करता है कि हम कम रिसोर्सेज का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है उसे प्रोडक्शन करते हैं। तो वो आपका होता है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी जो फोटोसिंथेसिस के भी अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ पे, तो ये देखिए मैक्सिमम होता है आपका टेरेस्ट्रियल के जो लैंड बेस्ड इकोसिस्टम होते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन जो ओवरऑल प्रोडक्शन आपका जो होता है, यानी कि जो कंपैरिजन करते हैं हम लोग मैरिन इकोसिस्टम से, तो वहाँ पे मैक्सिमम होती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी लैंड इकोसिस्टम की होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो मैरिन इकोसिस्टम है तो वो लगभग 70% से भी ज़्यादा है पूरे वाटर का बॉडी जो कवर्ड है। लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है उसकी उतनी नहीं होती है जितना कि लैंड बेस्ड इकोसिस्टम में ये सारे होते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था यहाँ पे, क्वेश्चन देखिए कि आर्टिफिशियल लाइट कैन, आर्टिफिशियल लाइट जो है ये क्या कर सकता है। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल, सिंथेसिस सिंथेसाइज क्लोरोफिल, या ब्रिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस, या नॉट ब्रिंग अबाउट द फोटोसिंथेसिस। तो देखिए जो आर्टिफिशियल लाइट जो होते हैं तो ये भी जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आपका ये हो जाएगा। इसमें क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय करे या सिंथेसिस करे, तो इनसे इसका कोई लेना देना नहीं रहता आर्टिफिशियल लाइट का। तो ये भी देखिए जो आर्टिफिशियल लाइट होते हैं तो वो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को वो करा सकते हैं, जिसमें कि रेड लाइट की मैक्सिमम होती है और जो ग्रीन लाइट होती है उसकी मिनिमम होती है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल लाइट या फिर नेचुरल लाइट दोनों से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया जा सकता है। फिर अगला देखिए दिया हुआ क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि असेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल इज। तो क्लोरोफिल के अंदर में जो असेंशियल एलिमेंट जो प्रेजेंट रहती है तो वो आपको बताना है। तो देखिए जो क्लोरोफिल जो रहता है आपका, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होती है तो इसके अंदर में जो है मैग्नीशियम एटम कंटेंट रहते हैं। और और इसके अगल बगल जो है तो नाइट्रोजन जो रहते हैं एक स्ट्रक्चर रहते हैं, तो वो भी कंटेंट रहते हैं, सराउंडेड किए हुए रहते हैं। तो इसमें देखिए मेनली जो आपका रहता है यहाँ पे क्लोरोफिल के अंदर में, तो वो आपका है मैग्नीशियम आपका है यहाँ पे। तो राइट आंसर इसका देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मैग्नीज। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से, और उसके बाद फिर जो आपका जो एनिमल किंगडम या फिर जो एनिमल किंगडम है तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हैं। तो क्वेश्चन पहला देखिए दिया हुआ इसमें कि बीच ऑफ द फॉलोइंग, बीच ऑफ द बिलो इज नॉट ए पार्ट ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय द विटेकर। तो विटेकर ने जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में इन्होंने दिया हुआ था, तो उनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में देखिए एनिमिलिया दिया हुआ है, फंगी दिया हुआ है, प्रोटिस्टा दिया हुआ है, आपका प्रोटोजोआ दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम लोग थ्योरी देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। देखिए जो टैक्सोनॉमी था आपका, यानी कि जो वर्गीकरण था, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना अपना जो थ्योरी दिया हुआ था। तो इस टैक्सोनॉमी आपका होता है नेमिंग करने का, या फिर डिफाइन करने का, या फिर क्लासिफाई करने का, जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं या फिर जो भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उन सभी को जो है उनके एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उनको अलग तरीके से हम किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, उनका नेमिंग करेंगे या डिफाइन करेंगे। तो यही टैक्सोनॉमी के अंदर में हम लोग स्टडी करते हैं। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है, कार्ल लिन्नाहोइस को बोला जाता है। तो इनका एक बुक था जो फेमस बुक आपका, ये आप लोग याद रखना, सिस्टमा नेचुरी में। तो इन्होंने जो है इसमें बहुत सारे जो है ये दिया था ये सब के रिगार्डिंग, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनके जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, तो ये चीज़ इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ था। तो इन्होंने देखिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया हुआ था सिस्टम नेचुरा में, इन्होंने जो मेंशन किया हुआ था, जिसमें कि इन्होंने दो जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं तो इनको 2 क्लासिफिकेशन में इस किंगडम में बांटा हुआ था। तो एक वाला था इनका प्लांट किंगडम,
और दूसरा था एनिमल किंगडम में इन्होंने बांटा हुआ था। लेकिन फिर फर्दर आगे देखिए, इसको जो इन्होंने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हुआ था, तो ये जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से रिप्लेस कर दिया गया था। तो जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया गया था, तो वो ये RH विटेकर के द्वारा दिया गया था। तो इसमें देखिए वो कौन कौन से थे, मैंने कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर में, जैसे दो मेन तो आपके इसमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, तो ये तो रहेंगे ही आपके इसमें। लेकिन जो इन्होंने और पांच किंगडम को जो ऐड किया था, मतलब कि तीन और जो ऐड किया था इसमें इन्होंने, तो इसमें आपका पहला हो गया मोनेरा हो गया, दूसरा प्रोटिस्टा हो गया, तीसरा फंगी है, प्लेंटिया है, और पांचवा है एनिमेलिया है। तो ये जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था RH विटेकर के द्वारा, जो कि आपका कार्लिना हुए सिस्टम नेचुरा में इन्होंने जो है दो किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में। तो ये दो क्लासिफिकेशन जो है आपके, तो इन सभी को जो है आप लोग याद रखना। और देखिए जो मेन क्राइटेरिया रहा था इनका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का, तो इन्होंने दिया हुआ था इस बेसिस पे कि जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, तो उनका जैसे सेल का स्ट्रक्चर कैसी होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसी होती है, या फिर जो रिप्रोडक्शन का जो टाइप होता है उनका कैसी है, तो इसके बेसिस पे जो है इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन करके दिया हुआ था। और इसमें से भी जो दिए हुए हैं आपके फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, तो जो मोनेरा होते हैं और जो प्रोटिस्टा है, तो ये जो है तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। और उसमें से भी कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं और कुछ जो है यूकेरियोट्स होते हैं, तो जो कि आप लोग आगे पढ़ेंगे इसको। और ये चीज़ हमने बायोलॉजी के अंदर में भी अच्छे से बताया हुआ है। और बाकी देखिए जो फंगी हो गया, या फिर प्लांटिया हो गया, फिर एनिमेलिया हो गया, तो ये सारे जो है तो मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं। तो इन्होंने देखिए जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया हुआ था इन्होंने, तो ये सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस के बेसिस पे दिया हुआ था। तो इन्होंने ये पाया हुआ था कि जैसे डेवलपमेंट स्टेज जो ऑर्गेनिजम्स का हुआ था, तो वो मोनेरा से स्टार्ट हुआ था, और वो जाके एनिमिलिया में जाके एंड किया था हुआ था। तो इसी क्रम में इन्होंने बताया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन आपका दिया हुआ है सारे का। जैसे पहला आपका मोनेरा है, तो देखिए जो मोनेरा होते हैं, तो ये सारे के सारे जो है, तो ये एक्वेटिक और प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, और जिनके अंदर में सेल वॉल जो है ये प्रेजेंट होती है। और जो मोनेरा होते हैं, तो इनकी जो न्यूट्रिशन टाइप होती है, तो ये जो है किमियोसिंथेसिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, यानी कि जो रिएक्शंस कराते हैं, ये रिएक्शंस करते हैं, केमिकल रिएक्शंस करते हैं अपना। और साथ साथ में ये जो है पैरासाइटिक भी ये होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो गया मोनेरा का, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, डायटम्स हो गया, तो ये एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है। और वहीं देखिए जो प्रोटिस्टा जो किंगडम से बिलोंग करते हैं, तो इसमें देखिए इसके करेक्टरिस्टिक होते हैं कि ये भी जो है एक्वेटिक होते हैं। दूसरा आपका है कि ये यूकेरियोटिक होते हैं, लेकिन ये यूनिसेलुलर होते हैं, भले यूकेरियोटिक है लेकिन ये यूनिसेलुलर होते हैं ये। और न्यूट्रिशन टाइप जो होती है इसके अंदर में, तो ये देखिए ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉपिक, ये दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो गया जैसे प्रोटोजवा आपका हो गया। उसके बाद फिर और भी एग्जाम्पल आपके जैसे एमीबा, प्लाज्मोडियम हो गया, यूग्लेना हो गया, और पारामीशियम हो गया। तो इसमें से देखिए जो एमीबा और जो प्लाज्मोडियम है, तो ये जो होता है ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि ये दूसरे पे डिपेंडेंट करते हैं अपना फूड को ऑब्टेन करने के लिए। और इसमें से देखिए जो पारामीशियम है, तो इनको हम लोग स्लीपर सेल भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि बीच इज नोन एज स्लीपर सेल, तो आपका पारामीशियम हो जाएगा। फिर अगला क्लासिफिकेशन देखिए है फंगी का है। तो फंगी का देखिए ये इनका जैसे ये ऐसे रीजन्स में रहते हैं कि जहाँ पे थोड़ी सी नमी होती है, यानी कि मॉइस्ट रीजन में ये रहते हैं फंगी। और ये भी देखिए यूकैरियोटिक्स होते हैं, ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं ये। न्यूट्रिशन टाइप जो रहती है इसके अंदर में, तो वो सारे के सारे जो होते हैं हेटरोट्रॉपिक फॉलो करते हैं। और यूजुअली ये सेप्रोफाइटिक मोड को ये फॉलो करते हैं ये। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो गया फंगी का, जैसे मुकोर हो गया, ईस्ट हो गया। तो ईस्ट देखिए ये यूनिसेलुलर आपका होता है, तो ये भी आप लोग याद रखना। फिर अगला जो क्लासिफिकेशन है तो वह प्लांटियाई का है, यानी कि जो प्लांट किंगडम होता है। तो प्लांट किंगडम आप देखते होंगे कि ये जो है आपको हर जगह आपको देखने को ये मिल जाएंगे, वो चाहे मैरीन हो या फिर जो आपका जो लैंड बेस्ड इकोसिस्टम हो, तो हर जगह आपको दिखाई देने को मिलेंगे। तो ये जो है यूकेरियोटिक भी होते हैं और ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं ये। और जितने भी प्लांटिया किंगडम से बिलोंग करते हैं, तो ये सारे के सारे जो है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को ये फॉलो करेंगे। तो इसीलिए जो है ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि ये स्वयं का भोजन तैयार करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल आपका जैसे और दिया हुआ है इसमें, जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, और एंजियोस्पर्म हो गया। तो इसमें से जो लोअर क्लास से जो बिलोंग करते हैं, तो वो आपके एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा हो गया। और जो हायर क्लास से जो बिलोंग करते हैं, यानी कि जिसका और डेवलपमेंटल स्टेजेस हुआ प्लांट का, तो वो आपका होगा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। फिर अगला देखिए क्लासिफिकेशन है एनिमेलिया का। तो इसको हम लोग एनिमल किंगडम में भी हम लोग क्लासिफाई कर करते हैं, तो ये भी आपको जो है हर जगह देखने को मिलेंगे।
और ये जो है तो यूकेरियोटिक और मल्टीसेलुलर होते हैं। और न्यूट्रिशन टाइप देखिए यदि हम बात करते हैं तो ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, जितने भी एनिमलिया किंगडम से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये जो है अपना स्वयं का भोजन तैयारी नहीं कर सकते हैं जैसा कि प्लांट करते हैं, तो इनको जो है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो इसका एग्जाम्पल आपके हो गए जैसे फिशेस हो गया, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एप्स हो गए, या फिर जो मैमल्स हो गए, तो ये सारे जो है तो एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। अब इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में तो देख लिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आपने देखा था। एक और दिया हुआ था किंगडम क्लासिफिकेशन का, जो कि ये दिया हुआ था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि ये अर्नेस्ट हेक्ल के द्वारा दिया गया था। तो ये इनका क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या क्या मेंशन किया हुआ था, तो पहला देखिए एनिमल किंगडम, दूसरा है प्लांट किंगडम और तीसरा है प्रोटिस्टा। तो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम तो आपको सभी मिलेगा, लेकिन इसमें इन्होंने प्रोटिस्टा को भी ऐड किया हुआ था। तो ये तीन थे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया गया था, तो अर्नेस्ट हेक्ल के द्वारा दिया गया हुआ था। तो ये सारे चीज आप लोग याद रखना इन सभी चीजों को। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए पार्ट ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय विटेकर। तो इसमें देखिए दिया आपका एनिमिलिया, फंगी, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ आपका दिया हुआ है। तो ये तीनों तो आपके हैं इसके पार्ट, लेकिन जो प्रोटोजोआ आपका है तो ये प्रोटिस्टा ग्रुप से ही बिलोंग करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 है इसका, जो कि ये आपका गलत दिया हुआ है इसमें ये। तो आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो उसमें आपका आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया और प्लांटिया। और जो प्रोटोजो आपका ये प्रोटिस्टा से ही ग्रुप से ही बिलोंग करता है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप मोनेरा। तो कौन सा है कि जो मोनेरा ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ माइकोप्लाज्मा दिया हुआ है, साइनोबैक्टीरिया दिया हुआ है, बैक्टीरिया और डायटम्स दिया हुआ है। तो इसमें देखिए बैक्टीरिया, डायटम्स और साइनोबैक्टीरिया जो है तो ये सारे जो है मोनेरा ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो माइकोप्लाज्मा आती है ये जो है मोनेरा ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 इसका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि बीच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स प्रोड्यूसेस द मिल्क, कि कौन सा इसमें से बर्ड है कि जो मिल्क प्रोड्यूस करती है। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है क्रो दिया हुआ है, पीजन दिया हुआ है, स्पैरो दिया हुआ है और डॉव दिया हुआ है। तो इसका देखिए राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी आपका हो जाएगा पीजन। तो पीजन जो है तो ये मिल्क प्रोड्यूस करती है। अब जैसे आप जानते हैं कि जो मैमल्स के कैटेगरी के अंदर में जितने भी होते हैं, तो वो अपने यंग वंस को, यानी कि जो उनकी बेबी होती है, तो उनके मैमल्स के अंदर में जो फीमेल्स होते हैं तो वो अपने यंग वंस को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। तो इस तरीके से जो पिजन जो होते हैं तो ये चाहे देखिए इनमें अंदर ये खासियत होती है कि वो चाहे मेल हो या फीमेल पिजन हो, तो वो दोनों जो है मिल्क प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को, जो बेबी होते हैं उनको। और ये जो लिक्विड होती है जो मिल्क प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर में, तो उनको क्रॉप मिल्क भी बोला जाता है। तो ये आप लोग याद रखना। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 40 माइल्स पर आवर। तो 40 माइल्स पर आवर की स्पीड से कौन सा इसमें से बर्ड है जो रन कर सकता है। तो ऑप्शन देखिए इसमें दिया आपका क्रेन दिया हुआ है, पीकॉक दिया हुआ है, कीवी दिया हुआ है और ऑस्ट्रिच दिया हुआ है। तो ऑस्ट्रिच देखिए जो ये बर्ड के कैटेगरी के अंदर में आता है, ये बर्ड भले ही है लेकिन ये उड़ नहीं पाता है ये। तो ये ऑप्शन डी आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, जो कि ये बहुत ही स्पीड के साथ ये दौड़ सकता है, दैट इज 40 माइल्स पर आवर की स्पीड से ये दौड़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट आपका दिया हुआ है उन सारे बर्ड्स का जो कि ये बर्ड कैटेगरी के अंदर में आते हैं, लेकिन ये उड़ नहीं सकते, यानी कि इनको फ्लाइटलेस बर्ड बोला जाता है। तो इसका एग्जांपल आपके जैसे कीवी आपका हो गया, जो कि न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। दूसरा आपका पेंगुइन है, जो कि ये अंटार्कटिक रीजन भी है, वहाँ पे अधिकतर ये पाए जाते हैं। फिर अगला देखिए रेयू है, जो कि साउथ अमेरिका में आपको ये मिलेगा। और उसके बाद फिर अगला देखिए आपका ईमू है, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में ये पाए जाते हैं वहाँ पे। और बाकी देखिए जो ऑस्ट्रिच आपका है, तो ये सबसे लार्जेस्ट लिविंग बर्ड होते हैं ये। और ये फ्लाइटलेस बर्ड, ये सारे एग्जांपल आपके दिए, और ये बहुत तेज भी दौड़ सकता है ऑस्ट्रिच। तो ये बेसिकली जो है अफ्रीका के जो कालाहारी डेजर्ट है, तो वहाँ पे आपको ये मिलेंगे देखने को अधिकतर। तो ये सारा फिगर में भी आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिच का, और ये रेऊ का है, ये एमू का है, और उसके बाद ये कीवी का और ये पेंगुइन का है। तो ये सारे फ्लाइटलेस बर्ड के एग्जाम्पल है, तो ये सारा आप लोग याद रखना। तो थैंक यू दोस्तों। यहाँ पे देखिए हमने बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, तो वो हमने पूरा आपका कंप्लीट करा दिया है। अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट जो है केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, तो वो सारा हम लोग देखेंगे। इसी तरीके से जो है हम लोग एक एक करके जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं जनरल साइंस के या फिर जनरल स्टडी के, तो उनको भी हम इसी तरीके से कंप्लीट आपका कराते चलेंगे, जिससे कि आपका जो है एक शॉर्ट समय में आपका पूरा कंप्लीट रिविजन हो जाए सारे सब्जेक्ट का। और पीडीएफ हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है आपको हिंदी का, जो पेपर 1 में पूछा जाएगा। और साथ में जो जनरल स्टडी के भी जो पेपर आपके हैं, तो उनका भी जो है हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं कुछ इसके, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।